हम स्टार्ट करेंगे एंड तब तक आप शेयर कर लीजिए सर स्क्रीन। हाँ जी, हाँ जी। लेट मी। Entire screen, यस, नो सर, ओनली द पीपीटी। only the PPT. या Great. स्टॉप शेयर सर। Stop sharing. Share Windows. And it's not visible now again. Obesity explanations. Let me call this gentleman again. श्योर श्योर। सो आप प्लीज अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें बिकॉज ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है स्ट्रेट फ्रॉम डॉक्टर विवेक। डायबिटीज क्या है, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, क्या एक्चुअली डायबिटीज और ओबेसिटी का लिंक है। सो आज हम डायरेक्टली डॉक्टर विवेक से सुनेंगे एंड उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल, ट्रीटमेंट, सप्लीमेंट्स, एवरीथिंग। सो आज डॉक्टर विवेक का इसी फील्ड में, ही इज अ सीनियर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव काम किया है ऑन कार्डियोलॉजी, ऑन ओबेसिटी, डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। और वो आज हमारे साथ हैं। सो प्लीज़ आप अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें और हम बहुत जल्दी ही ये सेशन स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर विवेक अपना थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं फॉर शेयरिंग द स्क्रीन। सो वी आर वेटिंग फॉर हिम। तब तक आप लोग भी जल्दी से ज्वाइन करिए, टीम मेंबर्स को मैसेज करें कि सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें इस सेशन का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्योंकि हमारे देश में ओबेसिटी और डायबिटीज़ बहुत राइज पे है। राइट, ओबेसिटी जहाँ है वहाँ पे डायबिटीज़ होने के रिस्क और चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ही इज़ बैक हियर। सर आपका स्क्रीन शेयर है, इफ यू कैन जस्ट शेयर योर पीपीटी। जब आप शेयर पे जाएंगे, हाँ जी, इट्स विजिबल नाउ। अब आप मे बी इफ यू कैन डू फुल स्क्रीन। यस सर, यस सर, थैंक यू। यू कैन सर नाउ गो अहेड। We had, can we start now? सर स्क्रीन आपका पीपीटी फिर से चला गया। हाँ हाँ, बिल्कुल अभी शुरू हो जाएगा। ओके ओके, यस सर, यस सर। सर योर स्क्रीन इज शेयर्ड एक्चुअली, तो मेरी ही इमेज आ रही है। इफ यू कैन पीपीटी आप खोल लेंगे तो या यस सर। So now we are good to go? यस सर। Yeah, but I can't see you all like last time. A very good evening. This is Dr. Vivek Sharma, and we'll be talking about obesity and diabetes. जो ओबेसिटी एंड डायबिटीज है, ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इमर्जिंग बीमारी है आज की डेट में। और हम लोग बहुत कैजुअली इसको इग्नोर करते हैं। डायबिटीज में लोग कहते हैं कि लक्षण नहीं आ रहे तो हम दवाई नहीं खाएंगे, और ओबेसिटी को हम एज ए प्रोस्पेरिटी लेके चलते हैं कि जो जितना मोटा वो उतना अमीर। बट वो अमीरी है बीमारियों की, सेहत की नहीं। सो मैं टॉपिक शुरू करूंगा ओबेसिटी से, बिकॉज ओबेसिटी जननी है हर बीमारी की। ओबेसिटी हमें बहुत सारी बीमारियां देती है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, फैटी लिवर, स्लीप एपनियास, और फीमेल्स में पीसीओएस, पीसीओडी। इन सब बीमारियों से बचने के लिए जो मेन चीज है वो वेट कंट्रोल। हम लोग ओबेसिटी को एज ए बीमारी काउंट नहीं करते, लेकिन अगर आप डिफरेंट एसोसिएशंस से देखें, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे कैनेडियन हो, वो सब कहते हैं कि ओबेसिटी एक क्रोनिक बीमारी है, क्रोनिक डिजीज है। Complex chronic disease in which abnormal excess body fat is impaired with health and includes long-term medical complications and reduces lifespan. तो ये कहती है कि ओबेसिटी वो क्रोनिक बीमारी है जिसमें एक्सेस फैट डिपोजिशन में चर्बी, जिससे हमारी हेल्थ कंडीशंस खराब होती हैं और लॉन्ग टर्म मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आती है, जिससे हमारा लाइफ स्पैन कम होता है। चाहे वो इंडियन एसोसिएशन हो, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो सब ओबेसिटी को डिस्करेज करती है। अगर मैं ग्लोबल प्रेवलेंस की बात करूं,
तो पूरे ग्लोब में 43% जो मेल हैं, स्पेशली अडल्ट्स में मेल्स का संख्या थोड़ा ज्यादा होता है। सो 43% ऑफ अडल्ट्स दे आर ओवरवेट एंड 16% दे आर ओबीज। अब आप पूछेंगे कि ओबीज और ओवरवेट में फर्क क्या है। एक देर डिफरेंट क्राइटेरियाज टू सी टू मेजर द ओबेसिटी। इंडियन की अगर मैं बात करूं तो 18 से 22 तक नॉर्मल वेट होता है, 23 से 25 ओबेसिटी, 23 से 25 ओवरवेट एंड 25 के ऊपर 25 से 30 ग्रेड 1, 30 से 35 ग्रेड 2। वो ओबेसिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स है। और जो रेशो है ओबेसिटी की ग्लोबली एंड इवन इन इंडिया पिछले 15-20 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। ग्लोबली 1990 से लेके डबल हो गई है। और ये बीमारी बहुत ज्यादा बच्चों में भी फैल रही है। अब अगर मैं आपको इंडियंस के अगर एक ओबेसिटी रेशियो में इंडिया बताऊं तो इंडिया ग्लोबली थर्ड रैंक करता है वर्ल्ड में, यूएस और चाइना के अलावा। इसमें भी जो अडल्ट्स की एक रेशो है 2021 की स्टडी से लेके आगे तक, तो उसमें 25 करोड़ अडल्ट्स ओबेसिटी से ग्रसित हैं। और इंडिया में मोस्टली हम अब्डोमिनल ओबेसिटी, इसको विस्रल ओबेसिटी कहते हैं। विस्रल ओबेसिटी मतलब पेट के आसपास में चर्बी का जमा होना ज्यादा। जैसे मैंने बताया कि अडल्ट ओबेसिटी पिछले कुछ समय में इंडिया में स्पेशली अगर बात करूं तो 3 गुना बढ़ी है। मेन में 23%, वुमेन में 24%, एंड बच्चों में भी इसका जो संख्या है बढ़ती जा रही है। शहरों के जो अर्बन और रूरल एरिया है उसमें, जो अर्बन जो शहर है, शहरों में ओबेसिटी ज्यादा है बिकॉज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसके कारण, और एक्सेस टू जंक फूड, हाई कैलोरी वैल्यू वाले जो फूड है, जो शुगरी ड्रिंक्स है। सो नंबर जो एक इंडिया में 11% के आसपास था पिछले 20-25 साल पहले, वो अभी 31% के आसपास आ गया है। बात परसेंटेज की नहीं है, बात 3 गुना की। 10 में से अगर पहले एक इंसान ओबेसिटी से ग्रसित था, अब 3 है, विच इज अ गुड नंबर। तो अगर हम बात करते हैं कि ओबेसिटी है तो क्या हो गया, मतलब हम कहते भी मोटे हैं तो क्या है, हम वी आर फाइन। लेकिन वो कहने की बात है। ओबेसिटी से आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ पे, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, एंड फीमेल्स में इन प्रेगनेंसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। पर्सनल हेल्थ में पुअर हेल्थ होती है, डिसेबिलिटी मतलब लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी बीमारियां जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, स्लीप एपनियास, एंड दिस ऑल लीड्स टू प्रीमेच्योर डेथ। जो सबसे क्लोज बीमारी ओबेसिटी की है वो शुगर है। ठीक है, अब उसके बारे में आपके पास आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ कम कर देती है, आपको बहुत मोटिवेटेड नहीं रखती, आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो लोगों से। आपको लगता है कि, और डेफिनेटली टारगेट भी करते हैं। आप स्कूल में देखो कि बच्चा मोटा होगा तो उसको सब टारगेट करते हैं, एट वर्क करते हैं, और घरों में भी करते हैं कि अगर फीमेल्स मोटी है तो द हस्बैंड से कि अरे तू बहुत मोटी, तू कुछ काम नहीं करती। सो वो एक शेल में एक इंसान को डाल डाल देता है, विच लीड्स टू स्ट्रेस एंड फर्दर इंक्रीजिंग डाइट हैबिट्स। और प्रेगनेंसी में स्टिल बर्थ होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ओबेसिटी में जेस्टेशन डायबिटीज हो जाती है, इंट्रायूटेरिन रिटार्डेशन होती है, और जेस्टेशनल एज और चाइल्डहुड ओबेसिटी भी काफी केस इंडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं विस्रल फैट की, तो ये क्या करता है? तो ये बेसिकली इंसुलिन डिपेंडेंस बढ़ा देता है, और जो मेन ऑर्गन इसे इंपैक्ट करते हैं वो है लिवर, पेनक्रियाज, हार्ट और फैट्स, जो बेसिकली हमें मसल्स हैं। इन सब चीजों को डिफरेंट वेज में ये इफेक्ट करता है। तो मैंने जैसे बताया कि ओबेसिटी के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, सिर्फ खाना ही नहीं है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जेनेटिक्स भी है, कई लोगों की फैमिली में ओबेसिटी ज्यादा है, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर, जिनकी ईटिंग हैबिट्स है, बात कर रहे हैं खाते रह रहे हैं, सोशल कल्चरल, जैसे आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में पंजाबी दे आर मोर फूडी, जो कि डाइट हैबिट्स है, या आप बाकी जगह देखेंगे कि डाइट हैबिट्स के अकॉर्डिंग भी
जहाँ पे राइस का बहुत ज्यादा चलन है, जहाँ पे घी का बहुत ज्यादा चलन है, जहाँ का फ्राइड फूड का बहुत ज्यादा चलन है, वहां पे इन्वायरमेंटल एंड एपिजेनेटिक। सो हम कहते हैं कि मोटापा होता क्यों है? दिस इंक्रीज ड्राइव टू ईट एंड डिक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग टू वेट रिडक्शन। तो बेसिकली अगर आपका जो इनटेक है वो ज्यादा होगा और आउटपुट कम होगा, तो वो वेट गेन होगा। बेसिकली अगर आपने ज्यादा कैलोरीज गेन खाई है या इनटेक बढ़ाया है और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, उसको स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो दिस ऑल विल रिजल्ट टू वेट गेन। सो सेम जो मैंने कहा कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो 500 किलो कैलोरीज पर डे के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 3,500, एक डिफरेंट कैलकुलेशंस है। तो बेसिकली मोटा मोटा हमने ये देखना कि जितना हमारा इनटेक है, मतलब बैंक में जितने पैसे जमा कराओगे उतने ही उसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, तब आप ठीक रहोगे। अगर इनटेक ज्यादा है और आपका उसका एक्सपेंडिचर, उसका आउटपुट कम है, तो वो सारा फैट में डिपॉजिट होता है एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में, और वो वेट बढ़ाता है और बाकी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में करता है। सो अगर थोड़ा हम ज्यादा डिटेल में जाएं कि क्यों होता है, तो हार्मोन इम्बेलेंस होता है इसकी वजह से, मेटाबॉलिक रेट, मेडिकल कंडीशंस, ट्रॉमा, वो सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी पीछे बताए हैं कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग का मतलब कि आप खाते रहो, मूड एंजाइटी, मन खराब है तो खाना खा लिया, मन बड़ा खुश है तो खाना खा लिया, इसके साथ में अल्कोहल इनटेक, और कुछ दवाइयां हैं जिनकी वजह से वेट बढ़ता है, लाइक स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स आपकी अगर कोई दूसरी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन है, उसमें अगर आपका स्टेरॉइड्स का इंटेक है तो आपका वेट बढ़ता है। हाइपोथायराइडिज्म अगर वो पोली मेंटेन्ड है तो आपका वेट बढ़ता है। सो और जेनेटिक्स की मैंने बात की कि अगर फैमिली में ओबेसिटी वाला पैरामीटर है तो भी ये ज्यादा रहता है। सो अब अगर मैं बात करूं कि ओबेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओबेसिटी को कैलकुलेट करने के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। जैसे हम कहते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सीधे आपका हाइट और वेट चेक करके बोलता है कि आपका बीएमआई कितना है। सो बीएमआई जैसे मैंने बताया कि 22 तक नॉर्मल है, 23 से लेकर 25 तक ओवरवेट है, 25 से 30 ओबेसिटी, 30 से 35 ओबेसिटी 2, एंड ऐसे हर 5 पे अगला ग्रेड बढ़ जाता है। अगर मैं इंटरनेशनल देखूं तो उसमें कैलकुलेशंस अलग है, बिकॉज एशियंस की, स्पेशली इंडियंस की हाइट वर्सेस जो रेशियो है इसमें, बिकॉज हमारी सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा है, तो इसलिए बीएमआई का क्राइटेरिया अलग है हमारा। सेकेंड है वेस्ट सर्कमफ्रेंस। वेस्ट सर्कमफ्रेंस का मतलब है कि आपकी वेस्ट का चौड़ाई कितनी है। 90 मैन में और 80 वुमेन में है। ये अगर इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आप भी वेस्ट ऑफ ओबेसिटी कैटेगरी में आते हैं। थर्ड इज द वेस्ट टू हिप रेशो। उसमें वेस्ट की मेजरमेंट लेते हैं और हिप की मेजरमेंट लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, वो भी आपको ये भी आपका ओबेसिटी वाला पार्ट दिखाता है। लेकिन जो सबसे इजी है और सबसे कन्वीनियंट है वो बीएमआई, जो हम यूजुअली कैलकुलेट करते हैं। आजकल बीएमआई कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप गूगल पे जाके देख सकते हो, नहीं तो डिफरेंट एप्स है जहां पे आप अपना एज, अपनी हाइट इन सेंटीमीटर्स या फुट में लिख दो और आपका वेट दे दो, तो आपको तुरंत आपका बीएमआई इंडेक्स दिखा देता है। सो जैसे मैंने बताया कि अंडरवेट कितना है, नॉर्मल वेट कितना है, ओवर वेट की क्लासिफिकेशन है बीएमआई की। और लेफ्ट साइड में इसमें वेट सर्कमफ्रेंस जो मैंने बताया, हिप वेस्ट रेशो, और बॉडी फैट परसेंटेज। सो बॉडी फैट परसेंटेज भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, जिसमें हम आपका बीएमआई के साथ कुछ फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी फैट परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन जो एक यूनिवर्सल मोस्ट कॉमन है वो बीएमआई ही हम यूज करते हैं आपका वेट, आपकी ओबेसिटी को ग्रेड करने के लिए। सो एक फॉर्मूला था, ये आपके स्क्रीन पे है। सो की कंपोनेंट्स की क्या क्या कंपोनेंट है, आपकी वेट की हिस्ट्री क्या है, कि अगर हम बोले कि हम आपको ओबेसिटी ट्रीट करनी है तो पहले पता करेंगे कि आपको वेट कब कब से आपका वेट बढ़ा है। बचपन से ऐसा है, आपको कॉलेज टाइम से ऐसा है, या पिछले कुछ समय में बढ़ा है, कोई मेडिकल हिस्ट्री के थ्रू बढ़ा है, या न्यूट्रिशन हिस्ट्री की, आपका खान पान। जो लोग ट्रैवल ज्यादा करते हैं, जो लोग सेल्स मार्केटिंग वाले, मतलब आप लोग सारे सेल्स मार्केटिंग वाले, श्योर, बट द पीपल हु ट्रैवल मोर, हु ईट आउटसाइड फूड,
बेसिकली टेक्स इट। मुझे एक इमरजेंसी कॉल करना है, प्लीज होल्ड करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ, बस मैं एक सेशन में मैं कॉल करूँ प्लीज। एक मैं वर्चुअल सेशन का था, कॉल करता हूँ मैं प्लीज। ठीक है। ओके। सो मैं ऑडिबल? यस सर, बट प्रेजेंटेशन आपकी विजिबल नहीं है। अब ठीक है। नाउ इट्स विजिबल, हाँ यस। हाँ, ये इमरजेंसी से फुल कॉल था थोड़ा। स्क्रीन। जी, फुल स्क्रीन। सो हाँ, तो हम ये पहले असेस करते हैं कि भी आपकी वेट की हिस्ट्री क्या है, कि आपका वेट कितने समय से बढ़ा है। तो कोई आप दवाइयां तो नहीं खा रहे थे जिसके कारण ये बढ़ा है, ठीक है। फिर आपकी न्यूट्रिशन हिस्ट्री क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, कि आप समय से खाना खा रहे हो, समय लेट खाना। सो वी ऑलवेज से हैव योर मील्स अर्ली, राइट। आपका जो लास्ट मील है दैट शुड बी अराउंड 7:30 और 8 o'clock, इससे लेट नहीं होना चाहिए। आपकी फिजिकल एक्टिविटी हिस्ट्री क्या है, कि पहले कोई बंदा बहुत जिम जाता है, बहुत गेम्स खेलता है, उसके बाद बंद करते एकदम से वेट बढ़ जाता है। और आपकी स्लीप हिस्ट्री। आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही स्लीप हिस्ट्री के कारण, बिकॉज हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली फीमेल्स, दे आर मोर इनटू इंस्टाग्राम एंड ऑल। सो हमारे को रिस्ट्रेन करना है, अपनी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट देना है। रात को हम लोग स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, वर्चुअल लाइफ में बिजी हैं, और सुबह हमारे को अपने अपने काम पे जाना है। तो उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इज योर फैमिली हिस्ट्री, आपकी सोशल हिस्ट्री कैसी है। सोशल हिस्ट्री का मतलब हाउ यू सोशलाइजिंग, आपका अल्कोहल इंटेक कितना है, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ, जो मेन है। अगर आप मेंटली ये फील करोगे कि ये मैं ठीक हूं, तो यू लाइक यू नीड टू एसेस की वेट कितना होना है, डाइट कितनी होनी है, आपकी एक्सरसाइज कितनी होनी है। और अगर आप बोलोगे कि ऑल इज वेल, तो फिर काम चलेगा। द मेंटल हिस्ट्री, लाइफ स्टाइल्स, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, ये सारे कंट्रीब्यूटर होते हैं ओबेसिटी के लिए, मतलब वेट बढ़ाने के लिए। सो रूट कॉजेज मैंने बता दिया, आपका स्लीप एपनिया भी आपका वेट बढ़ाता है। तो बेसिकली ये फ्रेमवर्क है। अगर कोई किसी का वेट ज्यादा है, तो हाउ ही नीड्स टू वर्क ऑन दिस, ठीक है। सो पहले तो उसको एक अपना असेसमेंट कराना चाहिए। he should visit to a doctor, to a health professional, get his weight assessed। तो वेट असेसमेंट बहुत जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग एडवाइस मैनेजमेंट की क्या करना चाहिए, लाइफ मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज। अब तो बहुत सारे इलाज भी ओबेसिटी के पिछले 1-2 साल में आ गए हैं। देन ही नीड टू ड्रॉ ए गोल कि मुझे इतने समय में इतना वेट कब कम करना है, मुझे शुगर कितनी कट डाउन करनी है, हाई कार्ब्स नहीं लेने हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेने हैं। सो अगर हम इस सर्कल में चलते हैं, आस्क, असेस, एडवाइस, एग्री, असिस्ट, तो डेफिनेटली वेट मैनेज करना आसान है। पहले ऑप्शंस वेट मैनेजमेंट की नहीं थी, लेकिन अब कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में, जैसे फार्माकोलॉजिकल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और क्रायोलिपोलिसिस के हैं, कुछ सर्जिकल करेक्शंस हैं जिससे वेट मैनेज हो जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कभी भी हम किसी को अगर वेट मैनेजमेंट थेरेपी पे रखते हैं, तो सबसे पहले उनकी काउंसलिंग जरूरी है। दे नीड टू मेक अंडरस्टैंड कि व्हाट ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, नंबर वन। एंड सेल्फ मॉनिटरिंग, दे शुड नो कि कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, क्या खाना है। मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूं कि जब आप, पीपल पीपल कम विद यू विद हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर्स, इंक्रीज इन वेट। सो वो कहते हैं जी हम तो ये भी, हम तो खेलते भी हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम ये सारी चीजें करते हैं। बट डिपेंड करता है कि हमारे को पहले ही जाने कि व्हाट नॉट टू डू। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, उसी दिन से हम करेक्शन करनी शुरू होती है। अगर मैं ओबेसिटी या डायबिटीज की बात करूं, तो पहली चीज है कि शुगरी ड्रिंक्स बिल्कुल बंद। अगर आप ओबीस हो और नॉन डायबिटिक हो, और आपको वेट कम करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी शुगर सब कुछ बंद करनी पड़ेगी। नो शुगर ड्रिंक्स, लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई फिजिकल एक्टिविटी। सो ये सारा हेल्प करता है आपको वेट मैनेजमेंट के लिए। आजकल आपने सुना होगा बहुत सारी ड्रग्स आ गए हैं वेट मैनेजमेंट। सिमाग्लोटाइड्स का आपने नाम सुना होगा, टेज़ोपेटेड का नाम सुना होगा, जो मोन्जारोज इंजेक्शंस हैं, या जो ओज़ेम्पिक है, इनका भी बहुत वाइडली यूज हो रहा है। बट इसका यूज का भी कुछ इंडिकेशन है। आप हर किसी को ये इंजेक्शन नहीं दे सकते। दो दे हैव गुड, वेरी गुड रिजल्ट्स, दे शुड बी टेकन अंडर सुपरविजन। और बहुत पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में है जो इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं, डाइट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और अच्छा वेट लॉस भी हो रहा है, ठीक है।
फिर हम सर्जिकल, अच्छा तो हम बात करते हैं कि भी किन पेशेंट में हमें फार्माकोथेरेपी यूज करनी चाहिए। जिनका बीएमआई 30 से ज्यादा है उसमें हम फार्माकोथेरेपी यूज कर सकते हैं, या जिनका 30 से कम है लेकिन कुछ हाई ब्लड शुगर्स है या कोई वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, उनमें हम 30 बीएमआई पे ये दवाइयां शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेरेटिक सर्जरीज। उसके भी डिफरेंट टाइप है, जैसे गैस्ट्रिक बैंड है, स्लीप गैस्ट्रेक्टमी है। ये हम करते हैं हाई बीएमआई में। हाई बीएमआई मतलब बीएमआई अराउंड 40 विद एंड ऑर्गन डैमेज, जहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, जहां मॉर्बिड ओबेसिटी है, वहां पे सर्जरीज भी करते हैं। उनका काफी अच्छा इनका सक्सेस रेट भी है। सो जैसे मैं बात कर रहा था कि कब हमें क्या करना है, मतलब अगर किसी का बीएमएस 23 है, वो कहता है कि मुझे ऑपरेशन करवा दो, तो वो नहीं होता है। सो ये क्राइटेरिया हैं। नॉर्मल 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, कि किस में हमें खुद मेहनत करनी है, किस लेवल पे हम इंजेक्टेबल्स पे जा सकते हैं, किस लेवल पे हमें सर्जरीज के लिए सोचना है। सो लाइफ इसमें जो मेन पिलर्स हैं, डाइट, लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन, फिजिकल एक्टिविटी, बिहेवियर इंटरवेंशंस की क्या खाना है क्या नहीं खाना है, काउंसलिंग अटेंड करनी होती है, दवाइयों का मैंने आपको बताया, और सर्जिकल इंटरवेंशन भी हम कर सकते हैं। सो जब मैंने ये तो कहा कि व्हाट नॉट टू डू, सो व्हेन वी गेन वेट, हम आपको अपने हंगर को कंट्रोल करना है, हमें हेल्दी मंचिंग करनी है। सो मतलब हेल्दी मंचिंग का मतलब है कि अभी क्या कि भूख लगी, समोसे मंगा ले, कचौरी मंगा ली, ठीक है, वो नहीं करना है। यू कैन ऑप्ट फॉर लाइक ओमेगाज, सीड्स, ड्राई फ्रूट, नट्स, ये दे आर वेरी गुड फिलर। जितने भी ओमेगास हैं, दे आर वेरी गुड, जितने सीड्स हैं दे आर वेरी गुड फिलर्स, तो यू कैन टेक दैट, आप उनको यूज करो। और ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, जो आपको वेट मैनेज आपका करेगा। अपनी कैलोरीज का कंट्रोल करो, फिजिकली एक्टिव रहो, ठीक है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा तो आपका वेट कम भी होगा। सो ये अगला जो मेरा ग्राफ है, ये आपको ये बताता है कि कितनी मेहनत करने पे आपको कितना वेट लॉस होगा। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, एक्सरसाइज करोगे 40 से 50 मिनट, 1 घंटा रोज, चाहे वॉक हो, चाहे एक्सरसाइज हो, योगा हो, या कुछ आप गेम्स खेल रहे हो, विद योर न्यूट्रिशन और काउंसलिंग के द्वारा, तो आप 3 to 5% वेट लॉस आपका होता है। अगर हम फार्मास्यूटिकल का भी बात करें, जो ये आजकल इंजेक्शन और टैबलेट्स आ रही हैं, तो इसमें अप टू 25% का वेट लॉस होता है, और हम हमारे पेशेंट में आ भी रहा है, ठीक है। तो अगर आपका बीएमआई बहुत ज्यादा है और आप फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे चलते हो, तो डेफिनेटली आपका वेट मैनेज होगा। 25% इज ए बिग नंबर। जो 125 किलो का है वो 100 किलो के आसपास आ सकता है। और थर्ड इज बेटिक सर्जरी, वो बहुत लिमिटेड केसेस में होती है, जिसमें 25 to 35% का वेट लॉस, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि जो ये नए इंजेक्शन है, GLP-1 है, या जो जितने भी नए इंजेक्शन आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है। GLP-1 या GIP, ये बेसिकली आपके हंगर को ब्लॉक करते हैं। ये इंजेक्शन को हम हफ्ते में एक बार देते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है, डॉक्टर के सुपरविजन के साथ चलता है। तो ये अलग अलग पेनक्रियास पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, इसका अपना अपना वो है। बेसिकली ये आपकी भूख कम कर देता है। भूख कम होगा तो आपकी एपेटाइट कम होगी, एपेटाइट कम होगी तो आपकी खाना खाने का जो मन है, क्षमता कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। गैस्ट्राइटिस कुछ पेशेंट्स में रिपोर्ट होती है, लूज मोशंस कुछ पेशेंट में रिपोर्ट होते हैं। तो सिम्टम्स जिस दिन इंजेक्शन हम देते हैं उस दिन 1 या 2 दिन के सिम्टम्स होते हैं। 3, 4, 5 दिन तक आपकी जो एपेटाइटिस सप्रेस रहती है। 5 या 6 दिन नॉर्मल आपकी एपेटाइट होती है, और 7वें दिन दोबारा इंजेक्शन लगा दिया जाता है या लगा लेते हैं। सो इससे HbA1c कंट्रोल होता है, इससे आपका बीएमआई कंट्रोल होता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और यू बिकम मोर एक्टिव विद वेट रिडक्शन। सो
ऑलमोस्ट एक हफ्ते में 2 से 3 किलो का वेट लॉस की पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि ओबिसिटी की कॉम्प्लिकेशंस क्या। अभी तक तो हमने बात की ओबिसिटी क्या है, कैसे इसको मेजर करते हैं, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, क्या इस कौन कौन से कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि ओबिसिटी को की क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मोटापे से क्या होता है, शुगर होगी, ब्लड प्रेशर आएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, हार्ट की बीमारियां होंगी, हार्ट अटैक, स्लीप एपनिया, खराटे मारना और फैटी लिवर। और विद एजिंग स्पेशली इन फीमेल ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे हमारा मोटापा बढ़ता है, एज के साथ हमारा शरीर भी कमजोर होता है, हमारी हड्डियां भी कमजोर होती हैं। और जब हड्डियां कमजोर होती है तो हमारे घुटनों का दर्द, घुटनों का गैप कम हो जाता है। तो आई सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट, वो लोग आते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी के साथ कि हमें नी रिप्लेसमेंट कराना है। नी रिप्लेसमेंट होने के बाद भी उतने रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाते क्योंकि वेट उतना ही जाता है। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट कराओ, लेकिन जो आपके अर्ली सिम्टम, यू मैनेज योर वेट, वेट मैनेजमेंट शुड बी डन। सिर्फ घुटने बदलने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर नहीं हो जाएगी। सो इन कॉम्प्लिकेशंस अगर ये सारी चीजें हैं तो डेफिनेटली हमारा लाइफ स्पैन भी कम होगा। सो द 3 M's ऑफ obesity is like metabolic, mental and mechanical. मेंटल में जो मैंने बताया कि एडिक्शंस, कंजेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स और बीमारियों के बारे में मैंने ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया कि कौन कौन सी बीमारियां होती है और क्या क्या चीजें हैं इसमें आगे होती है। अगर हम लोग अपनी ओबेसिटी को रिवर्स करते हैं या अपनी डायबिटीज को रिवर्स करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सो अगर 5% तक का बेनिफिट, अगर हमने अपनी ओबेसिटी कम की तो हमारी शुगर्स और हमारा जो ट्राइग्लिसराइड्स है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, हमारा डायबिटीज है, वो कंट्रोल होती है। अगर 5 to 10% आपने उसको कंट्रोल किया तो यूरिनरी स्ट्रेस इनकंटिनेंस, पीसीओएस, अस्थमा, इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है। जैसे हाई शुगर में आपको रात में यूरिन पास करने के लिए लोग उठते हैं, फीमेल्स में पीसीओएस होता है, इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होता है। तो जितना आप इसको करेक्शन करोगे उतनी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। 10 से 15% में आपका स्लीप एपनिया में फर्क पड़ेगा, जो घुटनों के दर्द है ऑस्टियोआर्थराइटिस उसमें फर्क पड़ेगा। तो जितना आप वेट कम करोगे उतना आपको हेल्थ के बेनिफिट मिलेंगे। मोर देन 50% में मोर्टेलिटी आपका बेनिफिट होगा, ठीक है, हार्ट की बीमारियों के चांसेस कम होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मोटापे के साथ में शुगर फ्री मिलती है। तो अगर हम बोले डायबिटीज है क्या, डायबिटीज भी एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज है जो हाई ब्लड शुगर होने के कारण होती है। ये दो तरह से बनती है, एक तो इंसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन होती है या उसको इनेबिलिटी, बॉडी इसको यूज कम करती है। तो टाइप 1 होगी डायबिटीज जो मोस्टली बच्चों में होती है, टाइप 2 जो मोस्टली अडल्ट में होती है, और जेस्टेशन डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स में होती है। ठीक, तो एक हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट, एक हो गया इंसुलिन रेसिस्टेंट। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में एग्जैक्टली है कि क्या क्या टाइप 1 टाइप 2 करती है। सो अब हम ये बात करेंगे कि हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि हमें शुगर है। ठीक है, यूजली जो फास्टिंग ब्लड शुगर है दैट शुड नॉट बी मोर देन, जो रिवाइज क्लासिफिकेशन है वो कहती है कि आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले ये 110 थी। जो आपका HbA1c है वो 5.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस ढंग से हम मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर हाई है और आपकी HbA1c हाई है, उससे देखते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं। तो यूजली हम 100 से 110 को प्री डायबिटिक में लेके चलते हैं। इंडिया में हम 6 से ऊपर डायबिटीज और 6 के नीचे हम प्री डायबिटिक वाले फॉर्मेट में इंडियंस को कैटेगराइज करते हैं। ये एक डाटा है इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन का जो कहता है कि 72 मिलियन पीपल आर देयर इन डायबिटीज इन 2017 में इंडिया में
ऑलमोस्ट 73 मिलियन लोग हैं डायबिटीज के साथ में, जो 2045 तक डबल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 135 मिलियन, विच इज जो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है। सो जो मेरा कहने का मतलब है, जो हमने पिछले सेशन में हार्ट की बीमारियों के बारे में बात की थी, अभी हम ओबिसिटी के बारे में बात की हमने, और डायबिटीज के बारे में बात की। सो इंडियन पॉपुलेशन में जो ये मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे ओबिसिटी है, चाहे हार्ट की, नंबर्स पिछले 20-25 सालों में डबल हो गए, विच इज अ कंसर्न। जैसे ही बीमारियां बढ़ेंगी, डेफिनेटली हमारी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगी। बीमारियां लाइक किडनी डिजीज, स्ट्रोक, इनकी संभावना ज्यादा हो जाएगी। अडल्ट विद डायबिटीज हैव 2 to 3 fold इंक्रीज ऑफ डिजीज। जैसे मैं कह रहा था कि लो- वो लोग जिनको डायबिटीज है, उनको हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की संभावना 2 to 3 times बढ़ जाती है नॉन डायबिटिक से। और जो लक्षण है, क्योंकि डायबिटीज में बेसिकली लक्षण बहुत कम आते हैं, लाइक, तो क्या क्या लक्षण है जिनसे हमें मालूम पड़ेगा कि हमें डायबिटीज है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशाब का बार बार आना, दिन में भी और रात में भी। एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास बहुत ज्यादा लगना। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कई लोगों में एकदम से वेट कम हो जाता है, तो वो भी एडवांस डायबिटीज का एक लक्षण है। फटीग, फटीग का मतलब ये है कि हम हमारी काम करने की क्षमता नहीं रहती, वी फील वेरी लो, वेरी वीक। ब्लड विजन, ब्लड विजन का मतलब है आंखों की रोशनी ब्लर होना। और स्लो हीलिंग वुंड्स, तो बेसिकली हम कहते हैं कि डायबिटीज अब क्या करती है, वो नेफ्रोपैथी करती है, किडनी खराब करती है। रेटिनोपैथी करती है, ब्लरिंग ऑफ विजन करती है। कार्डियोमायोपैथी करती है, हार्ट की मांसपेशियां खराब करती है। न्यूरोपैथी करती है। तो ये 5-6 ऑर्गन्स हैं जिनको डायबिटीज इमीडिएट खराब करती है। अगर कोई आपको कट या वुंड हो जाए, अगर वो हील ना हो रहा हो, तो वो भी एक साइन है डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है। अगर स्लो हीलिंग हो रही है तो भी डायबिटीज तो ना, तो आपको आफ्टर द एज ऑफ 35-40, इन केस ये इनमें से कुछ भी चीज होती है, यू शुड गो फॉर फास्टिंग ब्लड टेस्ट। आजकल तो सबके घर में वो डायबिटीज की, अपना शुगर की मशीन्स हैं, क्योंकि एवरीबडी इज एजिंग। सो यू शुड जस्ट टेक वन प्रिक एंड सी कि कितनी शुगर्स है। जैसे मैंने बताया कि 110 तक हम इंडियंस में, 110 तक हम प्री डायबिटिक लेते हैं, 110 से ऊपर हम डायबिटिक इंडिया में यूज करते हैं। सेम फॉर द HbA1c। लास्ट टाइम हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में काफी डिस्कशन की थी। इस स्लाइड में भी हमारा हमने अपना डायबिटीज का एक अपना, ये तो इंटरनेशनल वाला एक फॉर्मेट है। बीपी का मैंने बताया था 130/80 ठीक है, 140/90 ऑलरेडी स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, उसके ऊपर स्टेज 2। BMI के बारे में हमारी डिस्कशन हुई, वेट सर्कमफ्रेंस के बारे में डिस्कशन हुई। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की हमने लास्ट टाइम डिस्कशंस की थी। ये जो एडिपोज टिश्यू है, कि ये मोटापा होता क्या है, तो ये बेसिकली एडिपोज टिश्यू जो सेंट्रल ओबेसिटी का एक कारण है, जो ये फैट स्टोरेज करता है, इसका एक्सेस डिपोजिशन ही मोटापा करता है। अब इसमें यह है कि भी डायबिटीज में क्या होता है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, इसमें ब्लॉकेज होने का खतरा रहता है। किडनी में प्रोटीनूरिया हो जाता है, क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी फेलियर्स। आईज में रेटिनोपैथी है, नर्व्स में न्यूरोपैथी हो जाती है, नसों की सेंसेशन कम हो जाती है। स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, नेल्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ब्रेन में मैंने बताया कि अल्जाइमर्स हैं, बहुत सारी बीमारियां, स्ट्रोक है, हो सकता है डिप्रेशन। लीवर में भी फैटी लीवर्स हैं, पेनक्रियाज में भी दिक्कत है। तो मतलब डायबिटीज आपके शरीर के हर अंग को खराब करती है। मैन में वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करती है, वुमेन में PCOS करती है, और इम्यून सिस्टम में डिलेड हीलिंग करती है। ठीक है। अब है कि चलो मालूम पड़ गया कि डायबिटीज है, तो उसको करना क्या है। सो बहुत क्लियर है कि व्हाट वी ईट दैट वी बिकम, कि जैसा हम खाते हैं हम वैसा ही बनते हैं। ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाओगे तो आप जंक ही बनोगे। ठीक है। अगर आप हेल्दी फूड खाओगे तो हेल्दी बनोगे। हम हमेशा कहते हैं कि लाइक हाई प्रोटीन डाइट, रिच फाइबर डाइट ये लेनी चाहिए। और जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपकी जो डाइट है ना, आपकी प्लेट शुड बी वेरी कलरफुल। यू शुड हैव ऑल द वेजिटेबल्स देयर। नट्स खाओ,
योगर्ट्स खाओ, मतलब हेल्दी डाइट शुड बी देयर, लो कार्ब्स एंड हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है। डाइट के अलावा जहां पे थोड़ी मॉर्बिड ओबेसिटी, वहां पे मील रिप्लेसमेंट थेरेपीज हैं आजकल, प्रोटीन बेस्ड थेरेपीज हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड सप्लीमेंट टू योर डाइट। मील, उसको मील रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं कि देर डिफरेंट कंपनीज, दे हैव ए पाउच, यू मिक्स इट विथ वाटर एंड यू हैव इट, तो आपको 5-6 घंटे भूख लगती है, और उसके काफी अच्छे इफेक्ट्स भी हैं बॉडी पे। सो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इम्पैक्ट है कि, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स, अगर आप आफ्टर अ सर्टन एज, आफ्टर 40, व्हाट आई यूजुअली रिकमेंड टू माय पेशेंट्स एंड माई सेल्फ, टू माई फैमिली, टू गिव अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स कुछ ओमेगा दे दिए, कुछ में कोक्यू दे दिए, फिर जिंक, B12, तो आपको ये सारे सप्लीमेंट्स इन रोटेशन लेने चाहिए 6-6 हफ्ते, 3-3 महीने में। और जैसे मैंने कहा कि एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक नॉर्मल वेट के लिए, एक कंट्रोल्ड शुगर के लिए, आपको मेन फिजिकल एक्टिविटी ये बहुत जरूरी है। और 50 साल की उम्र के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज वी एज, हमारी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, बॉडी बिकम्स मोनोटोनस। सो फिजिकल एक्टिविटी के अलावा, 8 से 10 हज़ार स्टेप्स के अलावा, आपको कुछ वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी अपना मसल मास को टोन रखने के लिए। सो कैलोरीज बर्न करनी है, अपना रनिंग करके अपने हार्ट रेट को वो करना है, देन व्हेन यू डू दिस ऑल, योर mood level is much better. Main is this, what it comes, sleep management. Your sleep should be at least 7 to 8 hours. There should be no stress. मेडिटेशन करो अगर आपको लगता है कि नींद नहीं आ रही है, कुछ स्ट्रेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट शुड बी डन, यू शुड मेडिटेट, यू शुड ईट हेल्दी, यू शुड हैव मिनिमल स्क्रीन टाइम। मैं बार बार स्क्रीन टाइम पे इसलिए आता हूँ बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ यंग पेशेंट्स, young adults, their sleep time is very high. Dietary supplements are the best. ओमेगाज है, omega 3, omega 6 फैटी एसिड्स है, कोक्यूज है, अल्फा लिपोइक एसिड्स हैं, फाइबर रिच डाइट्स हैं, जो आपके डाइजेशन को ठीक रखता है, जो आपका वेट मैनेज करता है, जो आपको हेल्दी रखता है। सो मील रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में मैंने आपको बताया है कि अलग अलग मील रिप्लेसमेंट थेरेपीज आती है। तो यूजली जो लोग मॉर्बिड ओबेसिटी है, उनको हम कहते हैं कि आप सिंगल मील लो और एटलीस्ट 1 to 2 मील रिप्लेसमेंट थेरेपी लो। उससे आपका गट हेल्दी रहेगा, न्यूट्रिशन अच्छी रहेंगी, शुगर्स कंट्रोल रहती है, और मेटाबॉलिज्म सही रहता है। सो फाइबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शुगर कंट्रोल करने के लिए, वेट कंट्रोल करने के लिए। सो फाइबर मैनेजमेंट, फाइबर का इंटेक अच्छा होना चाहिए, यू शुड हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स, यू शुड हैव सैलेड्स। सो मैं यूजली कहता हूँ अपने हर पेशेंट को कि अब जब खाना खाने से पहले आप 1 प्लेट सलाद खाएं, उसके बाद 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी लें, चपाती या चावल विद मिनिमल क्वांटिटी। सो आपको जैसे 3 कोर्स हो गया कि पहले सलाद खाया, फिर दाल सब्जी खाई, आखिरी में राइस लें। हमारा एक जो ट्रेडिशन, हम पहले चपाती चावल भर देते हैं प्लेट में और फिर उसका खाना शुरू करते हैं, तो वो भी एक ओबेसिटी के लिए ठीक नहीं है। तो वेट मैनेजमेंट, अगर हम ये सारी चीजें करते हैं, तो टारगेट शुड बी वेट मैनेजमेंट, विच वो हमें ब्लड शुगर मैनेज करती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल मैनेज करती है, डिफरेंट बाउल रेगुलेट करती है। सो ये मोटी मोटी चीजें हैं कि जिनसे हम लोग अपनी ओबेसिटी और अपना डायबिटीज कंट्रोल करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अब बहुत सारी ऑप्शंस है वेट कम करने के लिए। सो वेट कम करने के लिए इट शुड बी डन अंडर द मेडिकल सुपरविजन, एंड वी रन Noida's first obesity clinic, we are based in Noida. We run the Noida's first obesity clinic, जहाँ पे हम फार्माकोलॉजिकल और नॉन इन्वेजिव चीजों के द्वारा भी वेट कम करते हैं। सो वी आर अवेलेबल एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। सो नाउ यू कैन गिव योर क्वेरीज टू मी। या थैंक यू सो मच सर फॉर सो मच ऑफ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आई थिंक आपने एक्सप्लेन किया
कि कैसे ओबेसिटी कैन हार्म अस और कैसे इट्स लिंक्ड टू डायबिटीज, हाई शुगर लेवल्स। सो प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप प्लीज टाइप कर सकते हैं। ओके सर, there is a question like how much of coenzyme can we recommend on a daily basis? So CoQ one capsule a day is sufficient, and what I usually recommend maximum up to 3 months. Sir, any dosage like So of. usually they come with a different strength. हर प्रोडक्ट में अपना अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ में CoQ 100 में भी आता है, 300 में भी आता है. Hmm. So you need to see if it's coming with vitamin E or कौन से विटामिन सी के साथ में भी आ रहा है. So you can take standard dose. I think once a day is therapy is recommended for that. CoQ 100. How safe are weight loss injections? Weight loss injections are safe if they are taken under the medical supervision. And there should be indications for that. जैसे मैंने कहा कि 30 के ऊपर, 30 के नीचे हम ये प्रेफरेबली इंजेक्शन शुरू नहीं करते हैं. बट उन लोगों में जिनमें हाई ब्लड शुगर्स हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, स्लीप एपनिया है, ठीक है, उनके लिए रिकमेंडेड है. दे आर सेफ, दे आर सेफ. अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंस रिपोर्ट नहीं हुआ है. इंडिया में हम ऑलमोस्ट 8-9 महीने से ये इंजेक्शन, ऑलमोस्ट 1 year वी आर यूजिंग इट. All right, sir. Any other questions अगर आप लोग के पास हैं तो प्लीज पूछिए. Even you can give questions or if they don't want to, like, we have another 5 minutes to end the session. We can, if you have some questions, we can discuss it here. Sure, sir. Uh, so any products they are asking, any supplements that you recommend for weight loss, for sugar control, diabetes like this? सो डायबिटीज के लिए जो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अगर कंट्रोल करने के लिए हमें ये देखना कि व्हाट नॉट टू डू. ठीक है. तो व्हाट नॉट टू डू का मतलब ये है कि हमें मीठा बिल्कुल बंद करना है. ठीक है. मैंने बहुत लोगों को देखा मीठा बंद करके शुगर, अपना शक्कर ले लेते हैं, गुड़ ले लेते हैं. सो मीठा बंद मतलब मीठा टोटल बंद. उसको आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं स्टीविया के साथ. स्टीविया भी ऑर्गेनिक फॉर्म में आती है एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. तो यू कैन यूज स्टीविया इन डे टू डे लाइफ. फिर आप राइस आपको बंद करने पड़ेंगे, चावल, सफेद चावल बिल्कुल बंद, और यू कैन स्विच टू ब्राउन राइस और जो देसी चावल होता है जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो आप ले सकते हैं. प्रेफरेबली ब्राउन राइस इज रिकमेंडेड. तीसरा, नो पोटैटोज, नो बनानास. इनमें, इन दोनों में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होती है. तो एक हमारे पोटैटो की तो ट्रेडिशन है. अब मरीज को मना करते हुए आलू नहीं खाने हैं तो बोलते जी हमारे घर में तो आलू बनते हैं. सो बनते नहीं है, आप बनाओ पर आप मत खाओ. ठीक है. थर्ड, वी डोंट, नो शुगर ड्रिंक्स. कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, बिल्कुल नहीं पीना है. फोर्थ, हम ये गिनते हैं कि हमने 2 रोटी खाई है, बट हम खाना के बीच में जितने ये नमकीन, समोसे, कचौरियां खाते हैं, वी डोंट काउंट इट. So we should not eat just as a filler. We need to eat what is healthy. Fourth, use of stairs. शहरों में जितने लोग रह रहे हैं, हमारे पीपल आर वर्किंग अवे फ्रॉम होम, तो एटलीस्ट वो घर जब आते हैं, अपने ऑफिस में जब रहते हैं, तो मैक्सिमम स्टेयर्स यूज करें. वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, उससे काफी कैलोरीज बर्न भी होती है. हॉगिंग नहीं करना है कि आप फोन पे बात करें, कुछ कुछ खाई जा रहे हो. ऑफ आवर्स में खाना नहीं खाना है. ग्रीन टी का उपयोग ज्यादा करें. अगर आप
ये चीजें करते हो तो ये भी बहुत अच्छी चीज है वेट रिडक्शन के लिए. दिस ऑल हेल्प्स इन वेट रिडक्शन. So there are other questions. So you have another like 5 minutes, or we Yeah, can well, take. we can close another 2 to 3 minutes. I need to rush to my next Okay. town. Okay, sir. So is it okay to lose 10 kgs in a single month? Is it safe? So that's not easy to lose 10 kg in single month. बिकॉज अगर आप जब बहुत ज्यादा लूज भी करते हैं तो फिर आपकी स्किन ढीली पड़ जाती है. ठीक है. और नेचुरली 10 kg लूज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो हाँ, पोस्ट सर्जिकल इट कैन बी डन. इवन विद फार्माकोलॉजिकल यू डोंट टच 10 kg. So, sir, they are asking गेहूं के से weight बढ़ता है like wheat. Then even if we can have strained rice, starch निकाल के. These are certain. हाँ, स्टार्च जो अनपॉलिश्ड राइस है वो आप ले सकते हैं. अनपॉलिश्ड राइस. Okay. Sir, chronic diabetes के लिए क्या any supplements or anything that you would recommend? डायबिटीज बेसिकली जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज डायबिटिक न्यूरोपैथी करती है. ठीक है. तो न्यूरोपैथीज होती क्या है बेसिकली? न्यूरोपैथीज ये होती है जो हमारी सेंस करने की जो सेंसेशन खत्म हो जाती है. आपने सुना होगा कि किसी को हार्ट अटैक हुआ जो दर्द नहीं हुई, पसीना आया था. तो क्या था? बिकॉज डायबिटीज न्यूरोपैथी के कारण उनकी जो एक सेंसेशन की शक्ति खत्म हो जाती है. ठीक है. न्यूरोपैथीज हो जाती है. आपने देखा होगा कि सर्दियों में लोग अंगीठी सेकते हैं, हीटर सेकते हैं, पाँव जल जाता है. वो क्यों है? डायबिटिक न्यूरोपैथी. तो उसको फाइट अप करने के लिए आपको B12 लेना चाहिए. कोएंजाइम क्यों लेना चाहिए? आपको ओमेगा सप्लीमेंट्स लेने चाहिए. ये इकट्ठा नहीं कि सारे सप्लीमेंट इकट्ठे हो. आप 6 वीक्स का अपना 3 3 मंथ का साइकिल बनाइए एंड वो उसको लीजिए. साल में एक बार बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराइए लाइक B23. हर 3 महीने में फास्टिंग ब्लड शुगर HbA1c कराइए. सो मैंने देखा बहुत पेशेंट साल में एक बार शुगर चेक कराएंगे, पूरे साल दवाई खाएंगे. सो आजकल इन्वेस्टिगेशंस कराना बहुत आसान है, बहुत सस्ती है. तो एटलीस्ट डायबिटिक पेशेंट 3 महीने में एक बार अपना शुगर, अपना HbA1c, अपना लिपिड फाइल करना बहुत जरूरी है. So one question more. CLD अगर है and sugar भी है 200 के आसपास, can we start supplements? यस, सप्लीमेंट्स आपको हेल्प भी करेगा. कोक्यू विल हेल्प यू विद दिस. So any supplements that you would recommend for heart patients or person who have gone under surgery and also diabetic? सी पोस्ट सर्जिकल में कोजन का बहुत अच्छा रोल है. कोक्यू हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्पेशली पेशेंट्स आफ्टर द हार्ट अटैक. रिकवरी में कोक्यू इज वेरी गुड. कोक्यू ग्लूटाथियोन भी यूज कर रहे हैं आजकल कॉम्बिनेशंस में. Yes, sir. I think major sir questions we have, sir you have taken up. कुछ ब्लैक कॉफी पे भी है क्वेश्चंस लाइक ब्लैक कॉफी ब्लैक टी इज इट ओके? टी या ग्रीन टी, दे आर वेरी गुड. ग्रीन टी को मैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा मानता हूँ एज ए पर्सनल थिंग टू रिड्यूस वेट. क्योंकि आपका डाइजेशन ठीक रखती है, आपको वेट रिडक्शन में हेल्प करती है. इज गुड. फैटी लिवर में ब्लैक टी का बहुत अच्छा रोल है. सो यूजली इन पीपल विद, क्योंकि ओबेसिटी गिव्स यू फैटी लिवर, एंड फैटी लिवर में यू कैन हैव ब्लैक कॉफी. यू कैन ऐड सम लेमन टू दैट. Your first drink should be the black coffee, which is good for the fatty liver. But patient with hypertension, they need to restrict the black coffee. तो उसका भी ध्यान रखा जाए कि बहुत ज्यादा ब्लैक कॉफी भी ठीक नहीं है उन लोगों के लिए जो हाइपरटेंसिव है. बट ब्लैक कॉफी एंड ग्रीन टी, दे आर फाइन, दे आर गुड, दे वर्क लाइक ए सप्लीमेंट इन फैक्ट.
ऑलराइट सर। सर जस्ट लास्ट वन, क्या लाइक फॉर दैट सेम क्वेश्चन, सीएलडी है और शुगर भी है, सो क्या डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए बिफोर गिविंग एनी सप्लीमेंट फॉर दोज पेशेंट्स? देखिए, अगर सीएलडी है तो आपको अपने पैरामीटर्स तो रूटीन में चेक करने ही हैं। तो आई एम श्योर सीएलडी है तो आपको डाइट मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हर 3 मंथ फॉलो विद द डॉक्टर जरूरी है। बट कोक्यू यू कैन गिव यूनिवर्सली, कोक्यू में कोई दिक्कत ऐसा नहीं, कोक्यू ओमेगा B12 वगैरह में। बट यू शुड हैव दिस इन्वेस्टिगेशन कि मानो बड़ा आपका B12 बहुत ज्यादा है, ऊपर से B12 ऑल है तो भी वो ठीक नहीं है, तो ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। यस सर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेजर मेजर क्वेश्चंस आपने ले लिए हैं, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे आपने जो क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में रहते हैं, एंड दैट थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल ऑफ देम इन वेरी वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड सर। द इंटायर जो आपकी नॉलेज आपने दी, इट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। थैंक यू सो मच, एंड वी लुक तो फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन मैं लास्ट में देख रहा हूँ, एक हाँ। क्वेश्चन है अबाउट द सीजीएम मॉनिटरिंग, Yes. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विच वी मिस्ड। सो सीजीएम मॉनिटरिंग बहुत अच्छी चीज है, इनफैक्ट उन लोगों में जिनमें इंसुलिन का स्पाइक, शुगर का स्पाइक बहुत ज्यादा आ जाता है, उसके लिए सीजीएम मॉनिटर हमें बड़ा हेल्प करता है कि वो पेशेंट को बताता है कि किस चीज से उसका शुगर शूट कर रहा है। उससे हमें दवाइयों का रेगुलेशन करने में, स्पेशली इंसुलिन रेगुलेशन करने के लिए बहुत हेल्प मिलता है। सो और बहुत इजीली अवेलेबल भी है आजकल सीजी मॉनिटर, अराउंड 4 to 5 thousand में डिवाइस एक बाजू में लगा देते हैं, जो 2 वीक्स के लिए की 24 आवर्स मॉनिटरिंग करते हैं, और मोबाइल बेस्ड ऐप पे वो अवेलेबल होता है। तो यू कैन चेक योर शुगर्स व्हेन नीडेड, कि कुछ खाया, यू वांट टू सी स्पाइक कितना है। सो इट्स अ वेरी गुड डिवाइस, एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि अब ये इंडिया में भी अवेलेबल है। सो बाकी ब्रांड के बारे में आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत अलग अलग ब्रांड्स हैं इनकी, मोस्टली कुछ चाइनीज बेस्ड ही है। सो बट आप उस पर होमवर्क करके ले सकते हैं, कुछ इंडियन सीजी मॉनिटर्स भी आ रहे हैं, बट यू टेक वन विच इज कनेक्टिविटी टू योर मोबाइल फोन्स। ये लास्ट में देख नहीं पा रहा क्या लिखा है, कि हमारे प्लेट में B12 क्या मेन है, मतलब समझ नहीं आया क्वेश्चन सर। इज नॉट क्लियर। एक क्वेश्चन है कि डायबिटीज का टेस्ट हमें कितना करना चाहिए। जो लोग नॉन डायबिटिक हैं उनको 2-3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार शुगर चेकअप नहीं कर सकते हैं। और जो डायबिटिक हैं विद कंट्रोल विद मेडिकेशंस, वो अपना टेस्ट हफ्ते में एक बार करें। और वो लोग जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, वो एक बार दिन में 2 या 3 बार भी टेस्ट करना पड़ता है इंसुलिन लेने से पहले। एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, शुगर पेशेंट्स और बीपी पेशेंट किडनी प्रॉब्लम है तो क्या करें। देखिए, किडनी प्रॉब्लम अगर है तो किडनी प्रॉब्लम के दो मेन कारण होते हैं। पहला इज ब्लड शुगर और दूसरा ब्लड प्रेशर। अगर आपकी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है तो किडनी की बीमारी को वहीं पे रोक सकते हैं, उसको ठीक तो नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपका क्रेटिनिन लेवल बड़ा है, आपकी किडनी थोड़ी डैमेज्ड है, तो बीमारी को वहां रोका जा सकता है ताकि उसका प्रोग्रेशन ना हो। सो किडनी और शुगर की बीमारी में आपको अपनी शुगर और बीपी का बहुत ध्यान रखना है, दे शुड बी फुली कंट्रोल्ड। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द इंजेक्शंस नाउ, ऑल द क्वेश्चंस नाउ। जो अच्छा, जो टेस्ट की हम बात कर रहे हैं ना, सो अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो आप 3 महीने में सिर्फ फास्टिंग शुगर कराइएगा। अगर आप ओबीस हैं और आपको लगता है कि मैं प्री डायबिटिक हूं, मुझे डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है, मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा खराब है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर के साथ में HbA1c,
जिसको हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो कराना है। और एक यूरिन की जांच भी करानी है, जो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख पा रहा हूं। हेल्दी बॉडी, मतलब हेल्दी बॉडी का कोई टेस्ट नहीं होता। अलग अलग जितनी भी लैब्स हैं, इनके अलग अलग पैकेजेस हैं। तो बहुत जो बेसिक प्रोफाइल 800-900 रुपए का होता है, उसमें आप, अगर आपकी एज 40 से नीचे, तो अपना साल में एक बार टेस्ट करा लें। अगर आप उस स्थिति वो है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबिसिटी है, तो आपको साल में 2 बार ये टेस्ट कराने चाहिए। ओसाना के किस प्रोडक्ट में B12 है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझे यही नहीं पता कि ओसाना के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। सो नेहा विल हेल्प यू विद दिस। नेहा जी, जी श्योर। ये पूछे कि ओसाना सप्लीमेंट में B12 किस में है। तो हमारे कोर एसेंशियल्स में ही है। सी पर्सनल उस पे मैंने आपके प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, दे वेरी वेरी गुड। बिकॉज मैंने खुद भी कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे, अपने फादर को भी दिए हैं मैंने, इज डायबिटिक। एंड डेफिनेटली अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी इज गुड, जो कि इंडियन मार्केट में थोड़ा सा मुश्किल है। यूजली पहले हम आपको अपने अपने लिए भी सिर्फ बाहर से मंगवाने पड़ते थे। कोई कोई यूएस से तो कहते थे भी ओमेगाज ले आओ, ये आओ। अब वी आर लाइक फाइन कि विद इमर्जिंग टाइम वी आर गेटिंग दीज थिंग्स इन इंडिया। और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तो हमेशा बेटर ही रहता है। So I think we should log out. यस So सर। I'm based in Noida. I'm working with Max Super Specialty Hospital, जो पहले JP Hospital था. So we run the department. I had the department of preventive cardiology and non-invasive cardiology. We run Noida's first obesity clinic also. So anything, any help, any advice, we are always there. I think Nehaji's number is there, and we are also part of Usana family because it's my second session with this. So I'll be more than happy to help you guys. Take care. Or I wish you a very good evening and enjoy. Stay healthy. Stay safe. Bye. थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।